ये वही पल है जिसका डर था और जिसका इंतज़ार भी। जंगल अब भी उतना ही खामोश है, लेकिन इस खामोशी में कई जानों की चीखें दबी हुई हैं। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, ये इंसाफ की घड़ी बन चुकी है। एक तरफ वो आदमखोर जिसने इंसान को अपना शिकार बना लिया था, और दूसरी तरफ वो इंसान जो अब पीछे हटने वाला नहीं था। इस आखिरी भाग में तय होना था, क्या ये खौफ हमेशा जिंदा रहेगा या फिर जंगल को मिलेगा सुकून। ये वो रात है जहां एक भी गलती मौत बन सकती है। सांस रोकिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है आदमखोर बाग के अंत की सच्ची कहानी। अगली सुबह जल्दी मैंने आदमियों का एक दल चारा लाने भेजा। वे चौंकाने वाली खबर लेकर लौटे कि भैंसे को मारकर पूरी तरह खा लिया गया है। हम तुरंत वहां पहुंचे और उनकी बात सच निकली। हमारे चारे में सिर और खुरों के अलावा लगभग कुछ भी शेष नहीं था। जमीन की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि 2 बाघों ने साथ साथ भोजन किया था, और ये सब उल्टी पड़ी गन्ने की कढ़ाई और तिरपाल के बिल्कुल पास हुआ था, जो पास ही ढेर के रूप में पड़े थे, पर दोनों ही जानवरों को डराने में असफल रहे थे। इससे यही निष्कर्ष निकला कि हमारा आदमखोर अवसर मिलने पर पशुहंता भी बन जाता था, या फिर यह भी संभव था कि उस क्षेत्र में 3 बाघ सक्रिय हों, एक आदमखोर और 2 मवेशी मार। अगली रात के लिए हमने वही योजना अपनाने का निश्चय किया। उसी रास्ते पर चौथाई मील आगे एक नया चारा बांधा गया और उसके पास फिर से गन्ने की कढ़ाई लगाई गई। इस बार गड्ढा इतना बड़ा बनाया गया कि मैक और मैं दोनों उसमें समा सकें। श्रीमती मैक ने बहुत अनिच्छा से बंगले में रहने की सहमति दी। कढ़ाई पर छद्मावरण किया हुआ तिरपाल डाला गया और उसके ऊपर ढीली मिट्टी, कंकड़, घास, कांटे और कटी हुई झाड़ियां बिछाई गईं, ताकि वो जमीन के एक छोटे उभार जैसी लगे। मैक और मैं पीठ से पीठ सटाकर बैठे, राइफलें तैयार, और मैक चारे की ओर मुख किए हुए था। इस बार हमने चारों ओर बड़े पत्थरों का प्रयोग कर गोली चलाने के लिए थोड़ा बड़ा छेद भी छोड़ा। हम लगातार 3 रातें ऐसे ही बैठे रहे, पर ना कुछ देखा ना सुना। लेकिन चौथी सुबह लगभग 10 बजे जब हम बंगले में झपकी ले रहे थे, खबर आई कि हुलाल केरे से 1 मील दूर उसी खजूर के बागान में, जहां कुछ दिन पहले हमने भालू मारा था, लगभग उसी स्थान पर एक आदमी को मार दिया गया है। हम तुरंत कार से वहां पहुंचे, पर यह देखकर हमें गहरा रोष और निराशा हुई कि मृतक के संबंधी उसका शव पहले ही दाह संस्कार के लिए ले जा चुके थे। इस कारण हम उस मानव हत्या पर पहरा देने का अवसर खो बैठे, जहां संभव था कि बाघ लौट कर आए। इसके बाद हमने हुलाल केरे में एक और भैंसा चारा लिया और उसे उस स्थान से 50 गज के भीतर बांधा जहां वो आदमी मारा गया था। वहां सड़क के पास एक उपयुक्त पेड़ था, जिस पर मैंने एक मचान बनाया। मैक कुछ अस्वस्थ महसूस कर रहा था और 4 रातों की लगातार जागरण से थक चुका था, इसलिए उसने उस रात आराम करने का निर्णय लिया और मैं अकेला पहरा देने बैठा। फिर भी कुछ नहीं हुआ। सुबह 6 बजे मैं थकान, निराशा और खिन्नता की मिलीजुली भावना के साथ होलाल केरे की ओर 1 मील पैदल चलता पाया गया। वहां पहुंचकर मैंने आदमियों को चारा वापस लाने भेजा। आधे घंटे में वे दौड़ते हुए लौटे और बताया कि जैसे ही वे भैंसे को खोलने वाले थे, पास ही जंगल में किसी बाघ ने दहाड़ मारी। डर के मारे वे सब भैंसे को वहीं छोड़कर भागकर हुलाल केरे आ गए। हम तुरंत कार से वहां पहुंचे और ये देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि भैंसा अब भी जीवित था। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि जैसे ही आदमी भागेंगे, बाघ या बाघों ने भैंसे को मार डाला होगा। जोखिम उठाकर मैं तुरंत मचान पर चढ़ गया और मैक को हुलाल केरे लौटने को कहा। मुझे लगा शायद बाघ आ जाए। कुछ नहीं हुआ। दोपहर 1 बजे मुझे भूख और नींद दोनों लगने लगी, तो मैं नीचे उतरा, भैंसे को खोला और उसे साथ लेकर हुलाल केरे लौट आया। उस रात हमने भैंसे को उसी जगह फिर बांधा और मैं फिर पहरे पर बैठा। मैक और उसकी पत्नी कार से होस दुर्गा गए और वहीं उस गन्ने की कढ़ाई के नीचे साथ बैठकर पहरा दिया, जहां मैं और मैक 3 रातें लगातार बैठे थे। फिर भी कुछ नहीं हुआ। सुबह 6:30 बजे वे होस दुर्गा से कार लेकर आए, मुझे साथ लिया और हम हुलाल केरे के बंगले पहुंचे, जहां दोपहर के भोजन के बाद हम सब सो गए। शाम 4 बजे हमें भारी शोर शराबे ने जगा दिया। बरामदे में इकट्ठा भीड़ को किसी तरह शांत करने पर पता चला कि दोपहर से पहले हुलाल केरे से लगभग 12 आदमियों का एक दल मवेशियों के झुंड को चिताल दुर्ग बाजार ले जाने निकला था, ये सोचकर कि वे सूर्यास्त से पहले ही दूरी तय कर लेंगे। हुलाल केरे से लगभग 3 मील दूर एक पशु मुख्य सड़क से करीब 25 गज भटक गया। उसे वापस लाने गया एक आदमी उस बाघ के हमले का शिकार हो गया, जो दल के समानांतर चल रहा था और सड़क के किनारे की झाड़ियों में छिपा था। सड़क पर अपने साथियों तक लौटने का रास्ता कट जाने पर वो आदमी पास ही एक चट्टान पर चढ़ गया। पूरी घटना दल की आंखों के सामने घटी, पर भय से स्तब्ध वे सब एक दूसरे से सटे खड़े रहे और कोई सहायता न कर सके। बाघ ने चट्टान पर छलांग लगाई और अपने एक पंजे के नाखून उस आदमी की जांघ में गड़ा दिए, उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हुए। आदमी मदद के लिए चिल्लाता रहा और चट्टान के ऊपर झुकी एक पेड़ की डाल को दोनों हाथों से पकड़े रहा ताकि घसीटा ना जाए।
पहला हमला असफल रहा और बाघ फिसलकर नीचे गिर पड़ा। उसके पंजों ने आदमी की जांघ की खाल लगभग उधेड़ दी थी, जैसे आधा छीरा हुआ केला। उग्र होकर और निश्चय ही मानव रक्त की गंध से उत्तेजित होकर बाघ ने दूसरा हमला किया। इस बार उसने दोनों पंजे आदमी के शरीर में गड़ा दिए और उसकी कमजोर पकड़ छुड़ाकर उसे नीचे खींच लिया। नीचे आते ही उसने उसकी गर्दन पकड़ी और जंगल की ओर छलांग लगाकर भाग गया। कार से वहां पहुंचने में केवल कुछ ही मिनट लगे। ताज़ा त्रासदी के प्रमाण चारों ओर बिखरे पड़े थे। टूटी हुई डाल में फंसी मानव चमड़ी और उंगलियों के नाखून इस आखिरी हताश पकड़ की तीव्रता बता रहे थे। चारों ओर खून फैला था और एक स्पष्ट रास्ता दिखाई देता था जहां से शव को घसीटा गया था। हमने तुरंत उसका पीछा किया। रास्ता घने जंगल की घाटी की ओर नीचे उतरता चला गया। शाम 5 बज चुके थे और अंधेरा होने से पहले हमारे पास केवल 1 घंटा था। जल्दी ही हमें फटे हुए कपड़ों के टुकड़े मिले, फिर खून का एक गहरा तालाब जहां बाघ ने अपने शिकार को थोड़ी देर रखा था, और फिर वो और नीचे अंधेरी घाटी में ले गया। लगभग 6 फरलांग आगे बढ़ने पर हम झाड़ियों से घिरी एक नीची चट्टानी उभार पर पहुंचे। मुझे आश्चर्य हुआ कि बाघ ने अभी तक यहाँ खाना शुरू नहीं किया था, जबकि ये जगह शांत और एकांत थी। लेकिन ये विचार मन में आते ही एक बड़े पत्थर के पीछे से स्पष्ट गुर्राहट की आवाज़ सुनाई दी, और फिर एक छोटे पत्थर के खिसकने की आवाज़ आई जब बाघ हमारी आंखों के सामने आए बिना ही भाग गया। मोड़ के आगे हमें शव मिला, अपने ही खून में लथपथ और लगभग 1/3 खाया हुआ। समय बीत रहा था। पास कोई उपयुक्त पेड़ नहीं था और बैठने की एकमात्र जगह आसपास की सबसे बड़ी चट्टान का शिखर था, जो लगभग 12 फीट ऊंची थी। चट्टान 3 तरफ से सीधी थी और बाघ की छलांग से काफी सुरक्षित, पर दुर्भाग्य से चौथी तरफ ढलान थी। इससे भी बुरा ये कि ये ढलान शव की दिशा में नहीं, बल्कि उससे कुछ ज्यादा ही समकोण पर थी। इसका अर्थ ये था कि यदि मैं ऊपर लेटा तो मुझे 2 दिशाओं पर नजर रखनी होगी, बाईं ओर नीचे पड़े शव पर और दाईं ओर चट्टान की ढलान पर, इस डर से कि कहीं बाघ अचानक उसी ओर से न चढ़ाए। जैसा कि मैंने कहा, पीछे की ओर जहां चट्टान सीधी नीचे गिरती थी, मैं स्वयं को सुरक्षित मानता था, क्योंकि वहां से बाघ को पूरे 12 फीट की छलांग लगानी पड़ती। यदि वो एक छलांग में ये ऊंचाई ना पार कर पाता तो उसके पास पकड़ का कोई सहारा नहीं होता और वो फिसल जाता, जिससे मुझे गोली चलाने का पूरा अवसर मिल जाता। मेरे विचार में कोई भी बाघ ऐसी अनिश्चित छलांग का जोखिम नहीं उठाएगा। ढलान वाली ओर ऊपर कुछ छोटे पत्थर और झाड़ियां लगाकर आड़ बनाते हुए मैंने चट्टान पर चढ़ाई की। इससे पहले मैंने मैक्टाविश दंपत्ति से कहा कि वे रात का कुछ हिस्सा हुलालकेरे और होसदुर्गा के बीच सड़क पर ऊपर नीचे गाड़ी चलाकर बिताएं, इस आशा में कि यदि बाघ ने शव छोड़ दिया हो तो उनसे सामना हो जाए। मेरे दोस्तों और गांव वालों के चले जाने के बाद मैं नीचे जमीन पर बिखरे क्षत विक्षत अवशेषों के साथ अकेला रह गया। घंटे बीतते गए और मैं दाईं ओर की ढलान पर एकटक निगाह रखे हुए था। आगे का जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था और धुंधली पृष्ठभूमि में केवल एक धब्बे सा दिखता था, जिसके सामने हाथी से छोटे किसी भी जानवर को पहचानना असंभव था। अंधेरे में बाईं ओर पड़ा शव अब दिखाई नहीं दे रहा था। लगभग 10 बजे दूर जंगल में करीब 1 मील दूर एक सांभर की आवाज़ गूंजी। इसके बाद एक बाघ की दहाड़ सुनाई दी, जिसका उत्तर थोड़ी देर में उसी सड़क की दिशा से आया जिधर से हम आए थे। अब स्थिति की जटिलता पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी। उस क्षेत्र में कम से कम 2 बाघ सक्रिय थे, संभव है 3 हों। इनमें से एक निडर, क्रूर और निर्दयी आदमखोर था, दूसरा उतना ही साहसी और चालाक मवेशी मार। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि अवसर मिलने पर इनमें से कोई भी दोनों आदतों में से किसी से परहेज करता हो। इसके अतिरिक्त ये भी संभव था कि उस क्षेत्र में एक तीसरा बाघ भी सक्रिय हो, जो स्वयं भी आदमखोर हो सकता था या मवेशी मार। अब तक सूखे मौसम और कठोर जमीन के कारण हम कोई ऐसा स्पष्ट पगचिह्न नहीं ढूंढ पाए थे जिससे इन विभिन्न जानवरों की पहचान हो सके। 11 बजे मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि बाघ मेरे पीछे की सीधी चट्टान के नीचे खड़ा है। उस ओर से एक हल्की सी आवाज आई, पत्थर पर पंजे के सरकने जैसी। मैंने तुरंत उस ओर सिर घुमाया, लेकिन घना अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चट्टान की सीधी दीवार मुझे भरोसा दे रही थी, फिर भी मैं पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो सकता था। कुछ मिनट बाद दाईं ओर की ढलान से हल्की सी खरखराहट सुनाई दी। ये आवाज़ इतनी धीमी थी कि यदि पूरी सतर्कता न होती तो शायद सुनाई भी ना देती। मुझे अब पूरा विश्वास हो गया कि बाघ वापस आ चुका है और मेरे चारों ओर घूम रहा है, हवा की दिशा और स्थिति को परखते हुए। रात गहराती जा रही थी और जंगल पूरी तरह शांत हो गया था। केवल कभी कभी किसी रात्रि पक्षी की आवाज़ या दूर कहीं पत्तों की सरसराहट इस सन्नाटे को तोड़ देती थी। मैं बिल्कुल स्थिर पड़ा रहा, बंदूक कसकर पकड़े हुए, इस इंतजार में कि बाघ किसी एक दिशा से स्वयं को प्रकट करे। काफी देर बाद मुझे बाईं ओर से, जहां शव पड़ा था, एक धीमी सी भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। ये वही क्षण था जिसका मैं घंटों से इंतजार कर रहा था। मैंने बहुत धीरे से अपनी बंदूक उस ओर घुमाई, ये ध्यान रखते हुए कि किसी पत्थर या झाड़ी से हल्की सी भी आवाज ना हो।
अंधेरे में मुझे केवल एक गहरी छाया दिखाई दी, जो शव के पास झुकी हुई थी। ये साफ था कि बाघ अपने शिकार पर लौट आया है। वो बार बार सिर उठाकर इधर उधर देख रहा था, शायद किसी खतरे की आशंका में। उसके शरीर की हलचल से ये स्पष्ट था कि वो पूरी तरह सतर्क था। मैंने धैर्य रखा। जल्दबाजी का अर्थ था अपनी स्थिति प्रकट करना, और संभवतः एक चूक। कुछ क्षण बाद बाघ ने शव को खींचकर थोड़ा और पास ले लिया, जिससे उसका कंधा हल्के से चांदनी में दिखाई दे गया। यही मेरा अवसर था। मैंने बहुत सावधानी से निशाना साधा और गोली चला दी। धमाके की आवाज़ पूरी घाटी में गूंज उठी। उसी क्षण एक भयानक गुर्राहट सुनाई दी और बाघ झाड़ियों की ओर लुढ़कता हुआ गायब हो गया। कुछ सेकंड तक सब कुछ फिर से शांत हो गया। मैं पूरी तरह स्थिर पड़ा रहा, अगली किसी भी हरकत के लिए तैयार। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हर इंद्रिय पूरी तरह चौकन्नी थी। कई मिनट बीत गए, लेकिन कोई और आवाज़ नहीं आई। ये तय करना असंभव था कि बाघ मारा गया था या घायल होकर भाग निकला था। ऐसी स्थिति में अंधेरे में नीचे उतरना आत्महत्या के बराबर था। मैंने रात वहीं बिताने का निर्णय लिया। रात बहुत धीरे धीरे बीतती रही। कभी कभी ऐसा लगता था मानो घायल बाघ फिर लौट आएगा, लेकिन जंगल पूरी तरह शांत बना रहा। भोर होने पर हल्की सी रोशनी फैलने लगी और घाटी के आकार प्रकार साफ दिखाई देने लगे। जैसे ही पर्याप्त उजाला हुआ, मैं बहुत सावधानी से चट्टान से नीचे उतरा। सबसे पहले मैंने चारों ओर के इलाके की जांच की। झाड़ियों में खून के छींटे और टूटी हुई डालियां साफ बता रही थीं कि गोली लगने के बाद बाघ बुरी तरह घायल अवस्था में भागा था। मैंने खून के निशान का पीछा किया। कुछ ही दूरी पर वो एक छोटे से नाले को पार करता हुआ दिखाई दिया और फिर घनी झाड़ियों में घुस गया। हर जगह खून के गहरे निशान थे, जिससे ये स्पष्ट था कि घाव गंभीर था। लगभग 200 गज आगे बढ़ने पर मुझे वो बाघ मिला। वो एक झाड़ी के नीचे पड़ा था, पूरी तरह निश्चल। पास जाकर देखने पर यह स्पष्ट हो गया कि गोली उसके कंधे में लगी थी और फेफड़ों को भेदते हुए निकल गई थी। मृत्यु जल्दी हुई होगी। ये वही बाघ था जिसने होसदुर्गा और होलाल किरे क्षेत्र में इतना आतंक फैलाया था। उसका विशाल शरीर और घिसे हुए दांत इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो लंबे समय से मनुष्यों का शिकार करता आ रहा था। मैंने तुरंत गांव वालों को सूचना भेजी। थोड़ी ही देर में लोग जमा होने लगे। भय और तनाव जो इतने महीनों से इस इलाके पर छाया हुआ था, अब उनके चेहरों से हट चुका था। राहत और संतोष की भावना हर ओर दिखाई दे रही थी। शव को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में आए। ये वही आदमखोर था, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं था। उसके पंजों और दांतों के निशान उन घटनाओं से मेल खाते थे जिनकी कहानियां मैंने गांव-गांव में सुनी थीं। उस दिन दोपहर तक पूरे इलाके में ये खबर फैल चुकी थी कि होसदुर्गा और होलाल किरे का आदमखोर मारा जा चुका है। बाघ के मरने के बाद भी एक प्रश्न शेष रह गया था। क्या यही वो एकमात्र आदमखोर था, या इस क्षेत्र में और भी बाघ सक्रिय थे? पिछले अनुभवों को देखते हुए ये मान लेना कठिन था कि पूरा आतंक केवल एक ही बाघ का काम था। हालांकि इसके बाद कई महीनों तक न तो किसी मनुष्य पर हमला हुआ और न ही किसी असामान्य पशु हत्या की सूचना मिली। धीरे धीरे ये स्पष्ट हो गया कि जिस बाघ को हमने मारा था वही मुख्य आदमखोर था, जिसने इस पूरे इलाके में भय का साम्राज्य बना रखा था। गांव में जीवन सामान्य होने लगा। लोग फिर से जंगल के रास्तों से गुजरने लगे, लकड़ी और चारा इकट्ठा करने जाने लगे। वो दहशत जो हर सूर्यास्त के साथ बढ़ जाती थी, अब स्मृति मात्र बनकर रह गई थी। इस अभियान से मुझे एक बात फिर से समझ में आई। आदमखोर बाघ जन्म से ऐसे नहीं होते। परिस्थितियां, चोट, बूढ़े दांत या भोजन की कमी उन्हें मनुष्य का शत्रु बना देती है। लेकिन एक बार जब वो इस राह पर चल पड़ता है तो उसे रोकना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। होसदुर्गा और होलाल किरे की घटनाएं इसका सजीव उदाहरण थीं। यदि समय रहते कार्रवाई न की जाती तो और भी निर्दोष जाने जाती। इस प्रकार एक लंबे, थकाऊ और मानसिक रूप से अत्यंत तनावपूर्ण अभियान का अंत हुआ। जंगल फिर शांत हो गया था, कम से कम कुछ समय के लिए। और इस तरह होसदुर्गा के जंगल में फैला वो डर आखिरकार खत्म हुआ।